नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 2019-20 दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। हालांकि इनके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन अगर आप पीडीएफ फॉर्म में इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ITR 1 से लेकर ITR 7 सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं और कुछ फॉर्म्स में चेंजेस भी किए गए हैं जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपको फॉर्म ITR 1 फाइल करना है जिसको कि सहज फॉर्म कहा जाता है, तो उस केस में असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी, साथ ही क्या नए चेंजेस आए हैं जो लास्ट ईयर ITR 1 सहज फॉर्म में आपको फाइल नहीं करने थे। जब तक कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, तब तक हम इन फॉर्म्स को एक एक करके समझ लेते हैं कि हमें इन फॉर्म्स में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, सो दैट हम उनको पहले से ही प्रिपेयर करके रखें और जैसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड की जाती है हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ITR 1 सहज फॉर्म कौन कौन व्यक्ति फाइल कर सकता है, तो ऐसे में ऑन द टॉप ऑफ द फॉर्म यह बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकता है। एनी इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप रेजिडेंट हैं तो ऐसे में आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज तक है तो ही आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट एटसेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। तो अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं, आप सैलरी रिसीव करते हैं तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम अर्न करते हैं तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से अगर आप रेंटल इनकम रिसीव करते हैं तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अदर सोर्सेज से आपके पास कोई इनकम है जिसमें कि बेसिकली इंटरेस्ट, कमीशन एटसेट्रा की आपकी कोई इनकम है, और साथ में अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आप अर्न करते हैं तो अगर वह एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर साफ साफ एक लाइन और लिखी गई जिसमें कहा गया नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो वो बात थी कि कौन कौन ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, जो कि नॉन रेजिडेंट नहीं है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और जिस इनकम में वह सैलरी इनकम या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम या फिर अदर सोर्सेज की इंटरेस्ट वगैरह की इनकम अर्न करता है और एग्रीकल्चर इनकम उसकी 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है और वह किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है और उसके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वही व्यक्ति ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप एक सिंपली सैलरीड क्लास पर्सन हैं और आपके पास अदर सोर्सेज में कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है और आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ITR 1 सहज फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स फाइल करनी है। तो सबसे पहले पार्ट ए में आपसे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मांगी गई है। आपका पैन नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार नंबर आपसे मांगा गया है।
आधार नंबर याद रखें, मैंडेटरी है। विदाउट आधार नंबर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा गया है, ईमेल एड्रेस आपसे मांगा गया है, और जो भी आपका एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस या फिर ऑफिस एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं वह आपको फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दैट मीन्स आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वह विद इन ड्यू डेट आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, या फिर आपने कोई कंडोनेशन के लिए अप्लाई किया था और उसके तहत आप सेक्शन 119 सेक्शन 2 क्लोज बी के तहत अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जिस भी सेक्शन के तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वह आपको टिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में आप यह रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जिस भी सेक्शन में आपको वह नोटिस रिसीव हुआ है उस पर आपको टिक करना है। और अगर आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर डिफेक्टिव रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने ओरिजिनली जो रिटर्न फाइल की थी उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां पर आपको सबमिट करनी होगी। अगर किसी नोटिस के तहत आप यह रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में उस नोटिस की जो भी डेट है और उस नोटिस का जो भी यूनिक नंबर है वह आपको यहां पर सबमिट करना है। उसके बाद पार्ट बी में आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल देनी है। जैसा कि कहा गया था, अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं तो आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स यहां पर देनी है। फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जो भी आपकी सैलरी की डिटेल है वह आप यहां पर सबमिट करेंगे और उसमें जो भी परक्विजिट्स की वैल्यू है वह ऐड करेंगे, और जिस भी एक्सटेंट तक आपके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है वह वैल्यू आप यहां पर लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस आपको एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 10 क्लोज 13A में। इसी तरह जिन जिन अलाउंसेस की भी आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 10 वह वैल्यू आप लेस करेंगे। इस तरह आपकी नेट सैलरी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद जैसा कि बजट 2018 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की गई थी 40,000 रुपए की, वह डिडक्शन आप यहां क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस के तहत सेक्शन 16 उसकी डिटेल आप यहां पर उसकी डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है उसकी डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज आपके पास आ जाती है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी रेंटल इनकम है वह आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। भी ग्रोस रेंट ड्यूरिंग द ईयर आपने रिसीव किया है या फिर रिसीवेबल है वह आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लैट 30% की जो डिडक्शन मिलती है वह आप क्लेम करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन लिया है और उस पर आप कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो वह भी आपको डिडक्शन के तौर पर अलाउ होती है। यह सब लेस करने के बाद आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो इनकम आपने अर्न की है वह आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी ऑफलाइन यूटिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होगी। उस लिस्ट में अगर आपकी इनकम फॉल करती है तो ही आप वह इनकम डिक्लेयर कर पाएंगे। अगर आपने अदर सोर्सेज में जो इनकम रिसीव की है वह ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है तो ऐसे में आप ITR 1 सहज फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे। पर ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको जो भी ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उसमें एक लिस्ट दी गई होगी, उसी लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा सेक्शन 57 के तहत अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अदर सोर्सेज में तो वह आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ओनली इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ही यहाँ पर यह डिडक्शन आपको अलाउ की जाएगी। इस तरह इन तीनों हेड को मिलाकर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपके पास आ जाती है। उसके बाद आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक वह आप यहाँ पर क्लेम करेंगे। सेक्शन 80C के तहत अगर आपने कोई LIC की पेमेंट की है या फिर होम लोन के प्रिंसिपल की कोई पेमेंट की है, PPF, EPF या फिर स्टैंप ड्यूटी के लिए कोई पेमेंट की है वह आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। मेडिक्लेम के लिए आपने कोई प्रीमियम पे किया है तो 80D के तहत वह आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है जो कि एलिजिबल है डिडक्शन के लिए सेक्शन 80G के तहत आप वह क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80TTA में लिविंग इंटरेस्ट जो कि 10,000 रुपीज तक एग्जम्प्ट है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80TTB के तहत बजट 2018 में एक डिडक्शन दी गई थी सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है। अगर आप वह क्लेम करना चाहते हैं तो सेक्शन 80TTB के तहत आप वह क्लेम कर सकते हैं।
डिडक्शंस के लिए भी आपको यूटिलिटी में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई होगी, जिसमें आप लिस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वह आप क्लेम कर सकते हैं। और जो भी सेक्शन अगर मान लीजिए वहां पर मेंशन नहीं है तो ऐसे में एनी अदर डिडक्शन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें आप अपनी डिडक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उस पर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वह टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए टैक्स स्लैब रेट्स क्या है वह ऑलरेडी हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप हमारी उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी और उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलती है। तो अगर 87A की कोई रिबेट आप क्लेम कर रहे हैं, आप उसके बाद अगर आपका कोई टैक्स पेबल है उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा 4% की रेट से। आफ्टर दैट अगर आप कोई रिलीफ क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 फॉर द एरियर्स, ऐसे में वह रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं। रिलीफ कैसे कैलकुलेट की जाती है यह ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, और अगर आपने एडवांस टैक्स की पेमेंट टाइम पर नहीं की है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C आपको पे करना होगा। इस तरह टोटल टैक्सेस आपका यहाँ पर निकल कर आ जाता है। और जो भी टैक्सेस ऑलरेडी पे कर दिए हैं इन दी फॉर्म ऑफ TDS या फिर एडवांस टैक्स वह आपके कम कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट अगर पेबल आती है वह आपको पे करनी होगी। और अगर आप ऑलरेडी एक्सेस पे कर चुके हैं तो आप ऐसे में रिफंड क्लेम करेंगे। बाद पार्ट ई में आपको अपने सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी है जो कि इन द प्रीवियस ईयर आपने ऑपरेट किए हैं। उसके बाद आपने जो भी एडवांस टैक्स की पेमेंट अगर की है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। एंड आफ्टर दैट जो भी आपका TDS डिडक्ट किया गया है वह सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए बेसिकली आपने जो भी चालान सबमिट किया है उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और सीरियल नंबर ऑफ चालान और जो भी आपने टैक्स की पेमेंट की है वह आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। और TDS के रिगार्डिंग जिस भी व्यक्ति ने आपका TDS डिडक्ट किया है उसका टैन नंबर, उसका नाम और जो भी आपको ग्रॉस पेमेंट की गई है वह आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। और जिस ईयर के लिए टैक्स डिडक्ट किया है वह ईयर आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। और जितना टैक्स आपका डिडक्ट किया है या फिर TCS आपसे कलेक्ट किया गया है वह आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको ये सभी डिटेल्स ITR 1 फॉर्म में फाइल करनी है। यूटिलिटी के दौरान जब आप यह सभी डिटेल्स फाइल कर देंगे आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करेंगे और ऐसे में अगर कोई भी एरर नहीं होती है तो आपको एक XML फाइल जनरेट करके दे दी जाएगी जिसे आपको अपने इनकम टैक्स लॉगिन में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ITR-V आपके लिए जनरेट कर दी जाएगी और उसके बाद आप अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आपको क्लियर है कि ITR 1 सेल्स फॉर्म फाइल करने के लिए आपको बेसिकली किन किन डिटेल्स को प्रिपेयर करना है। जब भी ऑफलाइन ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड की जाएगी, हाउ टू फाइल ITR 1 सेल्स ऑनलाइन। आज की वीडियो में इतना ही। होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।